नहीं जानते असदुद्दीन ओवैसी को, मैं सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का बेटा हूँ। आपके पास कितने लोगों के पास जेब में कलम है? कितनों के पास नहीं है? हाथ उठाओ। यही परेशानी है मुसलमानों से। कलम रखो जेब में, ये कलम रखो, लिखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 200 मिलियन प्लस है, यानी 15% से ऊपर आबादी मुस्लिम्स की है। लेकिन पार्लियामेंट में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है बस 4 से 5% है। सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम वहाँ कम क्यों है, सवाल ये भी है कि ये थोड़े से मुस्लिम जो है उनमें से आवाज़ कौन उठाता है। और जब भी ये सवाल उठता है, एक नाम सामने आता है सबके जहन में, असदुद्दीन ओवैसी। एक ऐसा नाम जिसने कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है। आंख बंद करके किसी पार्टी को फॉलो करना, क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सब चीज़ हमें एक अवेयरनेस दी है। तो आज के वीडियो में मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप उस लायक है, अगर आपके पास इल्म है, आप पॉलिटिक्स में है, तो आप अपनी आवाज़ उठाएं। और जब आवाज़ उठाएं, सबके लिए आवाज़ उठाएं। कहीं ना कहीं ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करें, किसी पार्टी को ब्लाइंडली वोट ना दें। जो आपकी आवाज़ उठाए, जो आपको बताए, आपको अवेयर करे, उसको फॉलो करें, और जो किसी को हर्ट ना करे। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह यही देखेंगे कि मुस्लिम्स की एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है और उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, कौन मुस्लिम एमपीज़ आवाज़ उठाते हैं, और ओवैसी ने कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज किया। क्या वो वोट काटने वाली पार्टी है? उनके अवार्ड्स, उनके अचीवमेंट्स, उनके स्पीचेस और उनकी नॉलेज क्या है, और क्या उन्होंने मुस्लिम्स को अवेयर किया है, और क्या किसी रिलीजन को टारगेट किया है उन्होंने, और क्यों कहीं ना कहीं सियासत में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 15% के आसपास है, यानी एस्टिमेटेड आज के टाइम पे 200 या 210 मिलियन के आसपास आबादी जो है मुस्लिम्स की है। लेकिन उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, जो मुस्लिम एमपीज़ हैं, उनकी जो परसेंटेज है 4 से 5%। और हिस्ट्री में भी इसका एवरेज हमेशा लो रहा है। और ये रिप्रेजेंटेशन भी कई स्टेट्स में बिल्कुल ज़ीरो है, यानी जिस कौम का 14% हिस्सा देश में रहता हो, उसकी आवाज़ पार्लियामेंट में सिर्फ 4% है। तो मसला डेमोग्राफी का नहीं है, डेमोक्रेसी का होता है। और इस 4 से 5% में से भी कितने मुस्लिम्स इशूज़ पे आवाज़ उठाते हैं? सच ये है कि बहुत कम। ज़्यादातर एमपीज़ अपनी पार्टी लाइन्स फॉलो करते हैं, या एक अपनी आराम पोजीशन पे रहते हैं। उनको माइनॉरिटी राइट्स पे नॉलेज भी वैसे नहीं होती बहुत ज़्यादा, और बोलने का हक भी नहीं होता है। तो जो बोलते भी हैं थोड़ा बहुत, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप कम होते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सामने कोई आता है तो लोग उसको इमिटेट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर हैं जो लंदन से पढ़े हैं, लॉ के हर आर्टिकल को याद रखे हैं, और हर डिबेट्स में फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। ओवैसी को लोग पसंद करें या ना करें, एक चीज़ सब मानते हैं कि ही इज़ द मोस्ट प्रिपेयर्ड पार्लियामेंटेरियन इन द हाउस राइट नाउ। कि वो सबसे ज़्यादा तैयार होकर आते हैं, सबसे ज़्यादा इल्म से बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो चीज़ सामने वाली है उसको बाय लॉ फाइट करें। और ये सब बातें ज़ुबानी नहीं हैं, ये सब बातें उनके अवार्ड्स बताते हैं। इंडिया टुडे ने उनको टॉप 5 में रखा है पार्लियामेंटेरियंस में। उनको संसद रत्न अवार्ड भी दिया गया है, सिर्फ टॉप एमपीज़ को मिलता है, उनके पार्टिसिपेशन पे, अटेंडेंस पे और डिबेट्स पे। और उनके अटेंडेंस, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, सब नेशनल एवरेज जो है उससे कहने के डबल होते हैं। ये सब कोई एक वोट काटने वाली पार्टी से नहीं होता है, ये होता है इज्तिहाद से, मेहनत है, इल्म, और एक कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन की समझ से होता है। सबसे बड़ा जो काम किया है वो किया मुस्लिम्स को अवेयर करने का, और उनको इनवाइट करने का कि आप भी इसमें आए। ये पॉइंट है जिससे उनको एक अलग पहचान मिल गई है। वो सिर्फ कोई मुस्लिम इश्यूज नहीं उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे कई इश्यूज हैं जिन पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, जैसे CARC पे, ट्रिपल तलाक पे, मॉब लिंचिंग पे, बाबरी के ऊपर, मुस्लिम पॉपुलेशन की जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है उस पे, हेड क्राइम्स पे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उस पे, और आज के टाइम पे जो वक्त प्रॉपर्टीज़ है उन पे। आज कोई इनको नफरत भी करे, डिसलाइक करे, डिसएग्री करे, तो भी एक्सेप्ट कर लेगा कि अंदर ही अंदर कि कई इनमें से कई इशूज़ थे जिनका उन्हें ABCD भी नहीं पता था, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं अपने एक रिलैक्स मोड में है, इंजॉयमेंट में रहे। और वैसे सिर्फ इमोशनल स्पीच नहीं देते, वो हर बार आर्टिकल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज, लीगल रेफरेंस सब लेकर आते हैं। इसलिए उनकी स्पीचेस वायरल होती हैं, और इसीलिए जब अपोजिशन से वो सवाल पूछते हैं तो लोग पसंद भी करते हैं उनके सवाल। और जब अपोजिशन से सवाल पूछता है तो अपोजिशन भी एक अच्छा आंसर एक्सपेक्ट करता है। आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जहाँ लोग गाली गलौज, टॉक्सिक डिबेट्स में है, वैसे की एक भी स्पीच में किसी रीजन को टारगेट नहीं करते। वो ना उनकी स्पीचेस में हेट होता है, ना उनकी स्पीच किसी के अगेंस्ट होती है। जो भी वो बोलते हैं अक्सर विद इन लॉ बोलते हैं। अपोजिशन भी उनसे डिसएग्री करता है, लेकिन उनके कैरेक्टर को कभी आज तक उंगली नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि वो इशू पे अटैक करते हैं, इंसानों पर नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बहुत लोग से कहते हैं वोट काटने वाली पार्टी। ये लाइन उनके जो क्रिटिक्स हैं अक्सर रिपीट करते हैं इस चीज़ को,
लेकिन कुछ सवाल मेरे ऐसे हैं कि अगर वो वोट काटने वाली पार्टी होते तो उनके पार्लियामेंट्री वोट्स क्यों मिलते इतने? अगर वो वोट काटने वाली पार्टी होते तो अपोजिशन उनसे इज्जत से वैसे हिसाब क्यों मिलाती है? वोट काटने का मतलब क्या होता है कि मुस्लिम्स को खुद की एक पार्टी, खुद का एक आइडेंटिटी बनाने का हक नहीं है? क्या मुस्लिम हमेशा एक ही पार्टी के पीछे रहें? डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को हक है पार्टी बनाने का, तो फिर ये लेबल क्यों? बात बहुत सिंपल सी है, क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव तोड़ दिया। और नैरेटिव क्या था कि मुस्लिम सिर्फ एक ही पार्टी को वोट देंगे, और ये पुराना फार्मूला ओवैसी ने चेंज कर दिया। जब लोगों का जहन चेंज होता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो जाता है। तभी कुछ लोग उन्हें कहते हैं वोट काटने वाली पार्टी, क्योंकि उनको डर होता है कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो उनके वोट है वो कहीं ना कहीं माइग्रेट ना कर जाए। वक्फ की प्रॉपर्टी इंडिया में 8 लाख एकड़ के आसपास है, और इसी सबसे ज़्यादा लूट, मिसयूज, एनरोचमेंट का शिकार होती हैं। और ओवैसी ने हर बार पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाया कि वक्फ लैंड को प्रोटेक्ट करो, लीगल कब्जा हटाओ, वक्फ बोर्ड को एम्पावर करो और ऑडिट करो। यही वो काम है जो बहुत कम मुस्लिम लीडर ओपनली उठाते हैं, क्योंकि इसमें सब स्ट्रॉन्ग लॉबीज होती है। पॉलिटिक्स में इल्म की बहुत ज़रूरत होती है। पॉलिटिकल सिस्टम में एक शख्स से पार्टी नहीं बनती, और न एक शख्स से कोई कम्युनिटी चेंज होती है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम्पल बनता है। ओवैसी ने क्या चेंज किया? ओवैसी ने क्या एग्जाम्पल दिया कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं वो भी पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वो भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, कि लॉ पढ़ने वाले लोग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, कि नॉलेज, फैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन से डिबेट जीत सकते हैं। आज की यूथ में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत मुस्लिम ऐसी पार्टीज को डिकेड से सपोर्ट करते हैं, बहुत सालों से सपोर्ट करते हैं, अपना माल, अपने वक्त, अपने जान सब कुछ दे दिए, लेकिन वो पार्टीज ने आज तक उन्हें कुछ भी नहीं दिए, खुद की पहचान भी नहीं दी है। रिप्रेजेंटेशन वही 4 से 5% में अटका हुआ है, इशूज वहीं के वहीं है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सेम है। बस ये है कि थाने पे सलाम दुआ हो जाती है तो इंसान खुश हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, रिप्रेजेंटेशन थ्रू सेल्फ रेस्पेक्ट। और सेल्फ रेस्पेक्ट तभी आती है जब अपनी पॉलिटिकल एंट्री होती है। आज की वीडियो किसी की तारीफ या क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है कि जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है, पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, और आवाज़ कितने लोग उठाते हैं, और उसमें से सबसे कंसिस्टेंट, सबसे लगातार जो आवाज़ उठी है किस शख्स की है। क्योंकि सियासत में जगह मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। अगर पढ़े लिखे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो बस हम नंबर्स बन के रह जाएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस यही है कि उन्होंने मुस्लिम यूथ को जगाया है, कहीं ना कहीं बताया है कि डरो मत, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सेम है, जितना दूसरों के लिए उतना आपके लिए भी। कोई चीज़ है विद इन लॉ फाइट करो, हाथ पैर किसी चीज़ से नहीं। ये वीडियो का मकसद से मेरा ये था कि कहीं ना कहीं ये शो करना कि जो बाकी पार्टीज़ हैं वो हर मसले में खामोश रहती हैं, और एक शख्स हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसको भी हम लोग ब्लेम करते हैं।